जो है वो न्यूज़ 18 ने किया है कि कैसे सेक्स रैकेट इस हॉस्टल में चलाया जा रहा था और मनीष जो हॉस्टल के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता भी था। तो देखिए, नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने सबूत भी खंगाले हैं। सहजानंद क्लिनिक ये टीम पहुंची थी और घंटों पूछताछ हुई। कल सहजानंद क्लिनिक एसआईटी पहुंची हुई थी, मेडिकल स्टाफ से भी घंटों पूछताछ हुई। कितने लोग छात्रा को लेकर आए थे, स्थानीय थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई, छात्रा को एडमिट क्यों नहीं किया गया, प्रभात मेमोरियल जाने को किसने कहा, एसआईटी फिर से सहजानंद क्लिनिक जा सकते। तो कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी एसआईटी को ढूंढना है। एसएचओ रोशनी कुमारी को लेकर भी सवाल है कि एसआईटी से बाहर एसएचओ रोशनी क्यों साथ गई थी, कहीं एसएचओ ने जांच को प्रभावित तो नहीं किया, ऐसे कई सवाल हैं। तो देखिए, प्रभात मेमोरियल जाने को किसने कहा, ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी कह सकते हैं कि संदिग्ध हैं और कई ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं वो सवालों के घेरे में है। हॉस्टल संचालिका जिसका कोई अता पता नहीं है, पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो हमें उपलब्ध कराइए, हुआ क्या था, कहां गायब हुई थी, लेकिन वो भी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि जरूर इस मामले को लेकर के सरकार एक्शन में है और खुद एसआईटी भी इस मामले को देख रही है। अब देखिए, एसआईटी के सामने चुनौतियां भी कई है। इस पूरे मामले में एसआईटी को क्या क्या पड़ताल करनी है वो भी जरा समझते हैं। तो छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली, इस सवाल का जवाब तलाशना है। सवाल यह भी है कि एफआईआर कब हुई और कहां लीपापोती की गई। सवाल तो यह भी है कि छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित क्यों नहीं किए गए, क्योंकि ये सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जब स्पेशल की टीम पहुंचे उसको जांच करने में आसानी हो, साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सके। डॉक्टर की शुरुआती जांच किस आधार पर बनी, उसका आधार क्या था, और सवाल यह भी है कि पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया। और सवाल और भी कई हैं। सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले रिप से इनकार आखिर कैसे कर दिया गया, 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया। तो पुलिस की भूमिका भी शुरुआती घटनाक्रम से संदिग्ध रही है। क्या वे हॉस्टल, छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे, सवाल यह भी है 3 लोगों को लेकर के। मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई, क्योंकि एक अलग एंगल देने की भी पूरी कोशिश की गई इस पूरे मामले को लेकर के, और ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब अभी तलाशने बाकी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। किशनगंज से ये बड़ी खबर है, जहां किशनगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रक से 12 ऊंट की बरामदगी हुई है। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी नंबर के ट्रक से तस्करी हुई। एसडीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पूछा धामन थाना क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो किशनगंज से यह बड़ी खबर, जहां ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, जहां मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ये ऊंटों की संख्या आप देख लीजिए, यहां पर ऊंटों को सुरक्षित रखा गया है। यूपी नंबर के ट्रक से तस्करी हो रही थी। एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। 12 CT 6052 है को रोकने का इशारा किया गया, तो उप चालक के द्वारा ट्रक रोका गया। वाहन में लदे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर चालक घबराते हुए वाहन को खाली बताया। संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें उप ट्रक से 12 ऊंट बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी एवं संगठित गिरोह से संबंधित प्रतीत होता है। खोजाधामन थाना के द्वारा मौके पर बरामद 12 ऊंट को विधिवत जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की गई। और गया जी से बड़ी खबर, जहां लापता 4 छात्रा की बरामदगी हुई है। सभी का दिल्ली से रेस्क्यू किया गया है। 2 दिन पहले स्कूल में मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने घर से ये सभी 4 छात्राएं निकली थी, जिन 4 छात्रा की बरामदगी हो चुकी है। सभी का दिल्ली से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं और आज सभी चारों छात्रों को गया जी लाया जाएगा। डेला थाना के डेला मोहल्ले के रहने वाली ये सभी छात्रा थी। एलन, ये सभी छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। आगे क्या कार्रवाई होनी है, कब तक ये लाई जाएंगी? देखिए, रविवार को देर शाम जो है वो दिल्ली के किराट पैलेस से सभी बच्चियों को जो है वो सकुशल बरामद कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आज मतलब कि देर शाम तक सभी को ट्रेन के माध्यम से गया जी लाया जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस सभी छात्राओं से पूछताछ करेगी कि आखिर सभी छात्राएं जो एक साथ क्यों लापता हो गई, क्यों भाग गई थी। फिलहाल इस मामले में अब कहीं न कहीं परिवार वालों में भी काफी राहत हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जो है सभी छात्राएं जो है स्कूल से
एडमिट कार्ड लेने के लिए गई थी मैत्री का। और उस दौरान जो है सभी परिवार जब देर शाम घर पर नहीं लौटी तो सभी के परिवार जो है काफी डर गए थे, समय गए थे और काफी अपने खोजबीन रिश्तेदारों की क्या किया। जब नहीं जब पताओं की बराबरी हो पाई, जानकारी मिली, तो फिर अगले दिन जो है जिला थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जो है एसएसपी ने खुद डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन किया। गठन करने के बाद जो है वो बरामदी की छापेमारी की गई। हालांकि पहले शुरुआती तौर पर एक लड़की जो भागी हुई थी, वो अपने परिवार को ये फोन कर बताई थी कि वो आरा में है और वो अपने नानी घर में है। इस दौरान जब पुलिस वहां पहुंची आरा, तो वहां से भी लड़की जो है वहां से भी भाग गई थी। इस दौरान कई जगहों पर उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेक किया गया, लेकिन लास्ट में जो है उसका मोबाइल जो लोकेट हुआ वो दिल्ली में हुआ। इस दौरान जब दिल्ली वहां पहुंची तो इससे पहले जो पुलिस वो प्लेन के माध्यम से जल्दी दिल्ली पहुंची बरामद कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया एलान इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सियासत से बड़ी खबर, जहां नितिन नवीन आज नामांकन करेंगे। आज नामांकन नितिन नवीन का होना है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए थे। पीएम मोदी सहित 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज किया जाना है। दोपहर 2 बजे के बाद से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। और नितिन नवीन के अगर हम सियासी सफर की अगर बात करें तो देखिए 10, 15, 20, 25 यानी कि 2000 और बांकीपुर विधानसभा से विधायक बने और पथ निर्माण विभाग को भी संभाला। 2021 में मंत्री पद पर आसीन हुए। 2024 में भी मंत्री पद पर आसीन हुए। नगर विकास एवं विधि विभाग को इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला। 2025 में भी ये मंत्री पद पर बने रहे। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास की एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई, जिसको उन्होंने संभाला। अब बात सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा की करते हैं। तो शिवहर सीतामढ़ी में समृद्धि यात्रा होनी है। समृद्धि यात्रा का आज तीसरा दिन है। सीएम की यात्रा की भव्य तैयारी है। दोनों जिलों में यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बागमती नदी पर बने बड़े आरसीसी पुल का उद्घाटन करेंगे। 208 करोड़ की लागत से 26 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 346 करोड़ की लागत से बनने वाले 41 नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार 22 जनवरी को सिवान आ रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर सिवान में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री सबसे पहले मोरवा स्थित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे सिवान के राजेंद्र स्टेडियम पहुंचकर आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है। 22 जनवरी को सिवान में समृद्धि यात्रा को लेकर वो सिवान पहुंचेंगे। ऐसे में पहले मैरवा जाएंगे, उसके बाद सिवान राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचेंगे। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां राजेंद्र स्टेडियम में जर्मन टेक्नोलॉजी से भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां सीएम आएंगे और यहीं से जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, जहां जीविका दीदी से बड़ी अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये राजेंद्र स्टेडियम की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां कार्य जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री पहले मैरवा जाएंगे, उसके बाद इसी स्टेडियम में पहुंचेंगे और यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो वही जब प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सिवान आए थे तो उन्होंने करोड़ों की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया था। तो वो कार्य कितना हुआ है, कौन सी कार्य प्रगति यात्रा के दौरान जो उनके द्वारा सिवान के लोग वासियों को सौगात दी गई थी, तो कार्य कितना पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। सिवान में सीएम की आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो वहीं प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से उनके आगमन को लेकर अलर्ट मोड में है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक बार फिर से सक्रिय दिख रहे हैं। निशांत कुमार ने बख्तियारपुर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण कर एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे। निशांत कुमार भी अपने पुश्तैनी घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उनसे मिलने स्थानीय विधायक अरुण कुमार भी पहुंचे। निशांत कुमार की सक्रियता का पता तब चला जब स्थानीय विधायक से उन्होंने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान निशांत ने कई विकास कार्यों की जानकारी ली।
बड़ी खबर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के 20 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 113 शिक्षकों के वेतन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। डीईओ ने बताया कि शिक्षकों की बहाली संस्कृत बोर्ड की मंजूरी के बिना की गई। इस मामले में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को साक्ष्य जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक कोई दस्तावेज नहीं मिले। जांच के बाद ही नियुक्तियों में घालमेल की स्थिति स्पष्ट होगी। ये सारे जो शिक्षक होते हैं संस्कृत विद्यालय के, इनकी कंट्रोलिंग बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड होती है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के टीचर्स की कार्रवाई वही करती है। 2011 के बाद से संस्कृत में जो अपॉइंटमेंट होनी थी विद्यालयों में, उसको डिफरेंट कंडीशन के साथ ऐसे के वो करनी थी, बट ये पुराने टाइप से अपॉइंटमेंट कर करके और बगैर संस्कृत बोर्ड के अप्रूवल से काम कर रहे थे। और छपरा से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कंटेनर से अवैध शराब जब्त की गई है। चिप्स के पैकेट में छिपाकर ये तस्करी हो रही थी। गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी हुई। वाहन चेकिंग के दौरान ये छापेमारी की गई। अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी सीमा से सटे जिले में शराब की तस्करी इन दिनों बढ़ी है। यह मांझी चेक पोस्ट पे कंटेनर को जांच के लिए रोका गया था। स्कैन भी की गई थी। उसके बाद मैनुअली खोल करके जांचा गया है तो इसमें शराब के कार्टन्स भरे हुए हैं। साइड में उन्होंने प्लाई लगा रखा था जिसमें कुरकुरे चिप्स वगैरह के से कवर्ड था ये, और स्कैन में दिक्कत हो रही थी कि बॉटल्स है या नहीं। साथ में पीछे तरफ भी इन्होंने कुरकुरे भर रखा था, जांच से बच सके ये। लेकिन जब मैनुअली भी जाँच किया गया तो इसमें शराब के कार्टन्स पाए गए हैं। बिहार में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। पटना समेत समस्तीपुर, बेगूसराय में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में ठंड प्रचंड रूप दिखा रही है। एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो कल से ठंड में और बढ़ोतरी होगी और तापमान नीचे जाएगा। अगर आज की हम बात करें तो आज सुबह से ही चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इस कारण सुबह और शाम तेज ठंड लगेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। सुबह और शाम लोगों को और ज्यादा ठंडा महसूस होगा। अगर 10 जिलों की हम बात करें तो भागलपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नालंदा का जो राजगीर है वहां सबसे अधिक ठंड यानी 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहां पहुंच गया है। और बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान में गिरावट देखी गई। शेखपुरा में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि सिवान में 7.1, औरंगाबाद में 7.2, बक्सर में 7.4, जहानाबाद में 7.5, अरवल में 7.6 और समस्तीपुर रोहतास में भी 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हालांकि अगर पटना की बात करें तो पटना में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। 8 डिग्री सेल्सियस तक पटना में भी जो तापमान है वो पहुंच गया है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां विजिबिलिटी और कोहरे के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। ठंड लोगों को अभी और परेशान करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।